Assalamu alaikum viewers. I hope everybody is well and everything is going smooth, especially your studies. आज का बड़ा interesting topic है. We have the contract law on consideration. Consideration topic number 2 है आपके syllabus का and बड़ी interesting है as well as complicated for some people. It's complicated as well. So let's just get started with the lecture. I'll just adjust my mic and then we can start it off. Okay. So today I have some slides that I just prepared for you guys. This is going to be completely adequate for all of you. ये slides sufficient हैं, इससे ज़्यादा आपको और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली. तो ये slides काफ़ी sufficient हैं and इसके अलावा आपको you don't need to look at any guide, you don't need to look at any book, you don't need to look at anything else, you don't need any notes. As long as you have these slides and you're listening to this lecture, you will be good to go. अच्छा जी, starting off directly, again, a quick recap for a contract. Since this is contract law, for a contract to be legally binding, you need three things: offer acceptance, consideration, and intention to create legal relations. ऑफर एक्सेप्टेंस हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था. एंड ऑफर एक्सेप्टेंस तब होती है जब एक पार्टी एक चीज़ के लिए ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस देती है. सो जब एक ऑफर आ जाए, एक एक्सेप्टेंस आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कंसिडरेशन पे करना. मैं आपको ये कॉन्सेप्ट, जो कम्प्लीटली इतना लेंथी कॉन्सेप्ट है, इसको मैं एक वर्ड के अंदर सम अप कर दूंगा एंड दैट वर्ड इज़ बयाना. So for those of you who know what a bayana is, it is consideration that is paid for um, to from one party to the other. तो ये वो बयाना है. So for example, when you buy a car for let's say 3 million PKR or let's say $10,000, so what you do is you pay that bayana. You pay probably 1 lakh, or you could be paying 50,000, or you could normally be paying 5,000. Any amount of money to lock in that deal is known as consideration, is known as bayana. सो ये कॉन्सेप्ट है कंसिडरेशन का. इसको अब डिटेल में देख लेते हैं. सो you can go over the slide, just repeating whatever I just said. So that's that. Let's just go on to the main ones, main details. So what is consideration? So there are different definitions. एक क्यूरी वर्सेस मीसा एक केस था जिसके अंदर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था क्यूरी वर्सेस मीसा, जिसके अंदर कंसिडरेशन डिफाइन की गई थी. एंड फॉर दैट द डेफिनेशन दैट वाज गिवन इन दैट केस वाज कि एक पार्टी को बेनिफिट होना चाहिए और दूसरी पार्टी को डेट्रीमेंट होना चाहिए. सो यू कैन राइट दिस डाउन. क्यूरी वर्सेस मीसा इज़ अ कंसिडरेशन लॉ का केस where one party has to face an advantage, a benefit, and the other party must be in a detriment. So when these two requirements are complete, तो आपका consideration complete होता है. So an agreement will generally only be binding if both parties to the agreement bring something to the deal. अब इसको मैं एक सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ, एंड आई हैव पुट दिस डाउन इन एन एग्जाम्पल. सो यहाँ एक बंदा है जिसका नाम है अजय, राइट? एंड उसकी एक गाड़ी है. बिली उस बंदे से ये गाड़ी खरीदना चाहता है. सो व्हाट इज अजय गिविंग और प्रॉमिसिंग इन रिटर्न फॉर व्हाट बिली इज गिविंग और प्रॉमिसिंग और रिटर्निंग और प्रॉमिसिंग कंसिडरेशन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द कार. सो यू आर essentially transferring the ownership of the car to Billy. ये आपकी जिम्मेदारी है इस कॉन्ट्रैक्ट में. वेयर एज बिली की जिम्मेदारी है कि वो 300 पाउंड, लेट्स से गाड़ी 300 पाउंड की है तो वो 300 पाउंड पे करेगा. सो यहाँ क्या हो रहा है कि लेट्स पुट इट इन टू कॉन्टेक्स्ट. कंसिडरेशन होती है जब एक पार्टी से को फ़ायदा मिले और दूसरी पार्टी को डेट्रीमेंट हो. ये जब, अगेन रिमेंबर दिस इज आफ्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर भी आ गई, एक्सेप्टेंस भी आ गई. नाउ वी टॉकिंग अबाउट कंसिडरेशन, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द बयाना. सो फॉर द रूल ऑफ बयाना, वन पार्टी शुड सफर अ लॉस, द अदर पार्टी शुड गेन एन एडवांटेज. इस सिचुएशन में एडवांटेज गेन कौन कर रहा है, लॉस कौन बेयर कर रहा है? सो अगर आप देखें इसको, बिली की जेब से $300, 300 पाउंड जा रहे हैं. सो दैट्स द डेटरमेंट है. अजय को क्या एडवांटेज हो रहा है? उसको 300 पाउंड मिल रहे हैं, राइट? तो
अगर इसको मॉनेटरी टर्म्स में आप देखें तो बयाना यहाँ कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, एक बंदे को फ़ायदा मिल रहा है, एक को डेट्रीमेंट हो रहा है। जहाँ वन साइडेड डील्स होती हैं वहाँ कोई वो नहीं होती, कंसिडरेशन कभी भी लीगली बाइंडिंग नहीं होती। सो बोथ पार्टीज मस्ट प्रोवाइड कंसिडरेशन। अगेन इस एग्जांपल में क्या है, ओनरशिप ऑफ द कार, अजय कार की ओनरशिप दे रहा है, बिली पैसे दे रहा है। सो दैट्स द वो। अब मैं इसको अगर बहुत सिंपल करके आपको लोकल उस जुबान में समझाऊं तो क्या होता है कि 5,000 रुपये के एक बंदे ने बयाना दिया, he paid consideration. The other party agreed on the stamp paper, on your legal document, on a contract कि I will transfer this car. So दोनों पार्टीज को यहाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है या जा रहा है। So consideration refers to one party is giving or promising something in return for the what the other party is giving or promising. Now this is another definition of consideration कि जहाँ वो कहता है कि दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रही होती है या दे रही होती है। That's the key here. The agreement between George and Jack is not supported by consideration. अच्छा, ये एक और एग्रीमेंट हो रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Jack has not provided any consideration for George's promise. Therefore, George is not bound by his promise and Jack can't demand the shares. So जहाँ ट्रांसफ़र की बात हो रही है तब तक आप नहीं डिमांड कर सकते जब तक आप यू डोंट गिव समथिंग इन रिटर्न एज वेल। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सिंपल वो से कह रहा है कि यार मैं तुम्हें ये शेयर्स अपने बेचता हूँ, वो कहता है हाँ ठीक है, तो मुझे अपने शेयर्स बेच दो, एंड नथिंग इज हैपनिंग हेयर। सो इफ़ नथिंग इज हैपनिंग ओवर हेयर देयर इज़ नो कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन जब तक नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स गेटिंग स्लाइटली कंफ्यूजिंग हेयर, बट यू नीड टू स्टे विद मी एंड यू नो इट विल गेट ईजियर डाउन द लाइन। ओके, So, what is consideration? Again, yeah, Curie versus Bisa का केस आ गया। A valuable consideration may consist either in some right, interest, profit, a benefit accruing to one party, or some forbearance, detriment, loss, or responsibility given, suffered, or taken by the other. Right? So again, very simple. Um, Consideration, एक point I would like to add here is कि consideration can be anything, does not have to be money only. तो आई रिसेंटली डिड अ डील, एक आई वाज पार्ट ऑफ अ डील वेयर आई वाज द लॉयर, एंड उसमें एग्जैक्टली यही हुआ कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट, एक डील थी घर की, द हाउस वाज परचेज्ड फॉर सो एंड सो मनी, द अदर पार्टी दे डिडंट पे मनी फॉर कंसिडरेशन, दे गेव द अदर पार्टी ज्वेलरी। तो उन्होंने थोड़ी सी ज्वेलरी दे दी एज कंसिडरेशन। सो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी गुड्स, सर्विसेज, the consideration does not only have to be money. Let's move on to the next slide. अच्छा, um, giving or promising consideration मैंने आपको बताया। So consideration, what A gives in return for what B gives। अब ये देखना पड़ेगा कि A देता है और A B को क्या दे रहा है और B A को क्या दे रहा है। So we start off with the first observation, and that is the giving part, right? So it has to be what A gives to B, and then that's the first observation. Second observation is what A promises in return for what B promises. So it always has to be mirror image. So अगर एक कंसिडरेशन बयाना दिया जा रहा है तो वो दूसरा भी कुछ ना कुछ उधर ही ऑन द स्पॉट उसको कॉम्पनसेट करेगा या ही विल गिव हिम समथिंग। whereas in the second scenario what A promises to give, तो उसके बदले फिर प्रॉमिस ही आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन का रूल ये है कि जब आप, इफ़ यू आर गिविंग समथिंग, यू शुड गेट कंसिडरेशन बैक इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग समथिंग, एंड जहाँ प्रॉमिस हो रहा है तो फिर उसके बदले प्रॉमिस होगा। सो एग्जाम्पल है, ये वाली देख लेते हैं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन, प्रॉमिस वाली। सो गिविंग इट वाली तो हमने वो अजय और बिली वाली देख ली, जहाँ वो 300 पाउंड की गाड़ी दे दे रहा था। अब हम देख लेते हैं प्रॉमिस। सो व्हाट ए प्रोमिस इन रिटर्न फॉर व्हाट बी प्रोमिस। ए प्रोमिस डू समथिंग इन द फ्यूचर कैन इट सेल्फ अमाउंट टू कंसिडरेशन। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर कॉन्ट्रैक्ट देयर एंड देन एग्जीक्यूट हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बाद में एग्जीक्यूट होते हैं। इसकी एक प्राइम मिसाल है हमारे पास इस सिचुएशन में। सो कंपनी ए हमारे पास आती है जो कि एक बिल्डिंग की ओनरशिप रखती है,
वो ये कहती है कि मैं 15 जनवरी तक, ये एग्रीमेंट इंटर होता है ऑन 10 जनवरी, और पार्टी ए, कंपनी ए कहती है कि मैं 15 जनवरी तक आपको इसकी बिल्डिंग की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दूंगा। पार्टी बी जो है, कंपनी बी है, वो ये बिल्डिंग खरीद रही होती है और वो कहती है कि वी विल पे 75,000 पाउंड्स अपॉन डिलीवरी, कि जिस दिन मुझे डिलीवरी मिलेगी मैं उस वक्त आपको आपकी पेमेंट कर दूंगा। सो इसेंशली व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर इज़ कि कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस दिया जा रहा है। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। एक बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें बाय 15 जनवरी ट्रांसफ़र करूंगा ओनरशिप। दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट 75,000 पाउंड्स दे दूंगा जब तुम मुझे डिलीवर करो। सो प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस, कंसिडरेशन इज सफिशिएंट। तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्विक ओवर कैप कंसिडरेशन बयाना होता है। बयाना इज एन, इट बाइंड्स द कॉन्ट्रैक्ट। इट हेल्प्स बोथ पार्टीज नो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू हो चुका है। अगर पार्टी में बयाने में कैश दिया जा रहा है तो आप उसी वक्त उसको कैश दो। अगर प्रॉमिस दिया जा रहा है सो यू कैन ऑल्सो गिव अ प्रॉमिस इन रिटर्न। अच्छा, अब इसमें आप सोच रहे होंगे, एंड यू शुड बी थिंकिंग ऑफ दिस, कि सर व्हाट इफ़ वो, आपने एग्री तो कर लिया लेकिन व्हाट इफ़ दे डोंट पे, और व्हाट इफ़ बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती, या व्हाट इफ़ बीच में कोई इशू आ जाता है। लेट्स से एक एग्रीमेंट होता है कि आप मुझे इस महीने की 20 तारीख पे गाड़ी ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरी पार्टी भी कहती है हाँ ठीक है, मैं तब तक आपके लिए गाड़ी का इंजन ठीक करवा देता हूँ। एंड इन बिटवीन द डील ब्रेक्स, इंजन ठीक ही नहीं हो सकता। व्हाट इफ़ द पर्सन सेज कि इंजन ठीक ही नहीं हो सकता, तो डील टूट जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली होती हैं। अब हाउ डज वन टैकल दोज? इसके, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू थ्रू एन एग्जांपल। कंपनी ए एग्री करती है कि वी विल बिल्ड 4 हाउसेज बाय दिसंबर 2024। सही है। सो कंपनी ए कंपनी बी को कहती है कि हम 4 घर बनाएंगे आपके लिए बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो ये अग्रीमेंट हो रहा है इन जनवरी 2024, एंड दिसंबर 2024, आफ्टर एग्जैक्टली 12 मंथ्स, हम आपको 4 घर बना के देंगे। कंपनी बी कहती है कि ठीक है, आप बना दें, हम आपको 2 मिलियन पाउंड्स इन रिटर्न देंगे। अब टाइमलाइन देखें तो अगस्त में, तकरीबन 8-10 महीने बाद, कंपनी आके कहती है, कंपनी ए कहती है कि 2 मिलियन तो कम है, मैं तो इसको अब नहीं कंटिन्यू कर सकती। आई कैन नॉट मैनेज टू बिल्ड दीज हाउसेज फॉर यू इन द 2 मिलियन दैट इज promised। सो कंपनी ए पुट फॉरवर्ड एन ऑब्जेक्शन कि वो नहीं कर सकती है, इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट को। कंपनी बी कहती है विल पे 100K इफ़ यू फिनिश द फाइनल हाउस ऑन टाइम। तो वो पार्टी, कंपनी बी कहती है कि आप मुझसे 100,000 पाउंड्स और ले लो, एंड इसके बदले जो आपका आखिरी घर जो आप बना रहे हो बस वो मुझे दे देना। सही है। अगस्त में ये बात होती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी ये क्या करती है कि वो घर बना देती है एक्स्ट्रा 100,000 की खातिर, कि चलो 2 मिलियन एंड 100,000 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, सो दैट्स फाइन। दिसंबर में वो कंपनी बना के देती है वी डिड इट द 100, और कंपनी ये कहती है कि मुझे अब वो 100,000 जो एक्स्ट्रा दिए थे वो दो। कंपनी भी उस वक्त नामुकर हो जाती है। वो कहती है नो, यू डेंट ब्रिंग एनी थिंग न्यू टू द मॉडिफाइड डील, कि यू, आपने डील पे तो कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं, तो आपके 2 मिलियन बनते हैं, आप 2 मिलियन लें, और 100 के हम नहीं देंगे। राइट। सो इन अ वे, कंपनी बी इज़ मैनिपुलेटिंग कंपनी ए इन अगस्त 2024, झूठा प्रॉमिस करके कि आपको हम 100,000 एक्स्ट्रा देंगे, आप इस घर को कंप्लीट करें। वो इस प्रॉमिस पर रिलाई करके घर कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि उनको होता है कि चलो मेरा लॉस बच जाएगा, मुझे 100,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। और उस वक्त फिर कंपनी बी कहती है कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मनी बिकॉज वी अग्रीड ऑन 2 मिलियन। अब इस सिचुएशन में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, सारे प्रॉब्लम क्वेश्चंस इसी से आएंगे आपको। सो प्रॉब्लम क्वेश्चंस विल ऑल बी अबाउट दिस। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसका आंसर क्या होगा। हु गेट्स द मनी? कंपनी ए गेट्स द मनी, कंपनी बी गेट्स द मनी। होल्ड दिस थॉट। इसी का अब हम आगे जो डिटेल है सारी इसके ऊपर है। सो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, दिस इज अ गोल्ड माइन। इफ़ यू गेट टू नो दिस एग्जांपल, आई कैन गारंटी यू कि एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आपको आता है ना, it will revolve around a situation like this. So this is my guarantee to you. Get to know this example,
and you will ace your consideration law question in the examination. Moving on. Consideration. अब what is consideration? What is not a consideration? Consideration मैंने आपको बताया कि वैल्यू भी हो सकती है, इट हैज़ मनी भी हो सकती है, इट कैन बी गुड्स, इट कैन बी सर्विसेज, इट कैन बी एनीथिंग। एक कोर एलिमेंट जो है कंसिडरेशन का वो ये है कि इट मस्ट हैव वैल्यू। देयर मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू जो आप दूसरे बंदे को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट अ क्वेश्चन टू यू कि थिंक ऑफ दिस कि लेट्स से एक डील हुई है, एक बंदा गाड़ी बेच रहा है, दूसरा बंदा गाड़ी खरीद रहा है, राइट? और लेट्स से कि वो आपको अग्री भी करता है, लेट्स से 30 लाख की गाड़ी बिक गई। आप उसे क्या करते हो कि एक टूटी हुई, लेट्स से टूटी हुई ग्लासेस उठा के दे देते हो, पेयर ऑफ ग्लासेस में टूटी हुई ग्लासेस उठा के दे देते हो, आप उसे कहते हो ये ले लो एज कंसिडरेशन, ये ले लो एज अ बयाना। इज इट लीगल टू डू दिस? दैट्स द क्वेश्चन नंबर वन, कि इज दिस लीगल और नॉट? हाँ, लेट्स से सो इफ आई गिव यू गाइस एग्जांपल कि मैं ये टूटी हुई ग्लासेस उठा के दे देता हूँ, इफ विल दिस कॉन्स्टिट्यूट एज कंसिडरेशन और नॉट? दैट्स द क्वेश्चन है। सो होल्ड दैट थॉट, इसका जवाब मैं अब आपको दूंगा। लेट्स लुक एट द मेन केस ओवर हेयर, जो है चॉकलेट रैपर्स का केस, चैपल वर्सेस नेस्ले। चॉकलेट रैपर बंदे ने क्या किया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। व्हाट द पर्सन डिड वाज कि उसने कंसिडरेशन के फॉर्म में एक चॉकलेट रैपर दे दिया। सो ही गेव अ चॉकलेट रैपर, ही एट द चॉकलेट, एंड जो बचा हुआ रैपर था वो दे दिया एज कंसिडरेशन। कोर्ट के पास सवाल आया कि यार इज दिस वैलिड और नॉट? कोर्ट रूल्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग रूलिंग। कोर्ट ने ये बोला कि ये वैलिड कंसिडरेशन है। Now you must be thinking, how is this possible? It's a chocolate wrapper which has no value. पता ये लगा कि वो चॉकलेट रैपर कंपनी की तरफ से एक डील थी उसके ऊपर, इट वाज अ प्रमोशनल डील, कि इफ़ यू ब्रिंग इन 10 चॉकलेट रैपर्स, यू विल गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन अ लकी ड्रॉ। अब लकी ड्रॉ में गाड़ी भी निकल सकती थी, बहुत बड़े बड़े वो भी रिवॉर्ड्स भी निकल सकते थे। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द चॉकलेट रैपर हैड अ वैल्यू, and that's how, they allowed for that to happen. इसी तरह एक, so this was a chocolate wrapper, was an interesting case. Another case was a promise not to bring a legal claim can amount to sufficient consideration. सिंपल है, दो पार्टीज ने अग्री किया, एक कॉन्ट्रैक्ट पे अग्री किया ऑफ सर्विसेज। बंदे ने बोला कि नाउ दिस इज़ अ प्रॉमिस कंसिडरेशन, इट्स नॉट अ गिविंग कंसिडरेशन, प्रॉमिस कंसिडरेशन। बंदा उसे कहता है कि यू डू दिस वर्क फॉर मी एंड आई प्रॉमिस आई वोंट सू यू नो मैटर हाउ बैड द वर्क इज। नाउ दैट्स अ प्रॉमिस, जिसके रिटर्न में दूसरे बंदे ने कहा कि डन, 250 पाउंड इज सफिशेंट। उसने 250 पाउंड लिए, इसने प्रॉमिस नॉट टू सू लिया, एंड द कॉन्ट्रैक्ट वॉज गुड टू गो। सो खैर, बाकी केसेस आर दैट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो द केस ऑफ चैपल वर्सेस नेस्ले। सो अब फ्रॉम प्रॉब्लम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास कोई भी कंसिडरेशन का क्वेश्चन आता है, आपने ये देखना है कि जो चीज़ कंसिडरेशन में दी जा रही है क्या उसकी कोई वैल्यू है या नहीं। नाउ, सफिशिएंट नॉट एडिक्वेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या एक कंसिडरेशन जो दी जा रही है उसका सफिशिएंट होना ज़रूरी है या उसका एडिक्वेट होना ज़रूरी है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैं आपसे पूछता हूँ बिफोर वी गो ऑन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड सफिशिएंट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एडिक्वेट? सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? जनरल प्रिंसिपल ये है, सफिशिएंट होता है कि बस वो चीज़ को पूरा करना, एडिक्वेट होता है उसको होल हार्टेडली फुलफिल करना। मैं एक मिसाल देता हूँ, एंड दिस मिसाल से आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। आई आस्क यू टू गेट सफिशिएंट ग्रेड्स, योर सफिशिएंट ग्रेड्स वुड बी पासिंग द एग्जाम। आई आस्क यू टू गेट एडिक्वेट ग्रेड्स, एडिक्वेट ग्रेड्स का होगा कि यू डू वेल इन योर एग्जाम्स। सो सफिशिएंट इज अ बेयर पास, एडिक्वेट इज डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स, दैट्स द डिफरेंस। अब इसको कंसिडरेशन टर्म्स में देखें
तो क्या जो बयाना दिया जाता है वो सफिशिएंट होना चाहिए या वो बयाना एडिक्वेट होना चाहिए? सो लेट्स से अगर एक 30 लाख रुपए की डील हो रही है, तो वो 30 लाख रुपए की डील पे जो बयाना दिया जा रहा है वो सफिशिएंट होना चाहिए या एडिक्वेट होना चाहिए? सफिशिएंट देखें तो 1 रुपए भी अगर मैं उसको दे रहा हूँ वो 30 लाख की डील के बदले ऑन द स्पॉट, तो वैल्यू उसकी है इट्स सफिशिएंट। क्या ये एडिक्वेट है? नहीं। एडिक्वेट वुड probably बी 3 लाख, 50,000 would be adequate, probably even 30,000 would be adequate as a biyana, but 1 rupee would not be. कानून ये कहता है कि even if consideration is sufficient, that's fine. It does not have to be adequate. And that's the only thing that matters, कि consideration जो दी जा रही है उसकी कोई ना कोई value हो. So that's that. केसेस देख लेते हैं। थॉमस वर्सेस थॉमस। अम, बल्कि इससे पहले चैपल वर्सेस नेस्ले देख लें। चॉकलेट बार रैपर्स कुड अमाउंट टू सफिशेंट कंसिडरेशन। अगेन रूल है कि कंसिडरेशन सफिशेंट होनी चाहिए, नीड नॉट बी एडिक्वेट। तो एडिक्वेट होने की ज़रूरत नहीं है उसे। ऑल यू नीड टू डू इज़ हैव सफिशेंट कंसिडरेशन। चॉकलेट रैपर के ऊपर प्रमोशनल डील थी इसलिए वो सफिशेंट था। थॉमस वर्सेस थॉमस एक एग्जांपल है। एग्रीमेंट इसमें होता है कि टी कुड लिव इन हाउस इफ शी पेड 1 pound per year and kept the house in repair. This did not reflect the true and actual value of being able to live in the house. अब एक घर की वैल्यू है 1 लाख रुपए रेंट पे, और आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है फॉर 1,000 रुपीज़ और लेट्स से 500 रुपीज़, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है उसकी। It was argued that T had not provided any consideration and the agreement was not legally binding. और इसमें आप अगर लॉजिकली देखें तो 1 लाख रुपए के उसमें आप 1,000 रुपए तो नहीं देंगे ना रेंट। जहाँ 1 लाख देना चाहिए 1,000 तो नहीं देंगे ना, तो उसने कहा कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो 1,000 रुपए की भी वैल्यू है। सो इन दिस सिचुएशन दैट 1 pound पर ईयर की भी वैल्यू है एंड इट अमाउंटेड टू सफिशिएंट कंसिडरेशन। अब सफिशिएंट कंसिडरेशन, इसके कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस आ जाती हैं। सो देर आर 4 main exceptions to this. Consideration must be sufficient but not be adequate. It is important to determine when consideration is generally not sufficient. Both parties must provide sufficient consideration. Part B examines 4 situations where the general rule is that one party has not provided sufficient consideration. तो अब तक तो हमने देखा कि अगर कोई चीज़ की वैल्यू है तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन है। अब हम देखेंगे कि जब एक चीज़ की वैल्यू नहीं होती तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन कैसे होती है। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास आ जाती है पास कंसिडरेशन। पास कंसिडरेशन जी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने एक प्रॉमिस या बयाना देने से पहले ही एक हरकत कर ली तो वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वी आई हैव अ परफेक्ट एग्जाम्पल हेयर। अजय 5 जून बल्कि है, सो अजय रिपेयर्ड द कार बिफोर बहर promised anything in return. In effect, his consideration is past and cannot be used as consideration in return for Behr's promise of 250 pounds. आप एक मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक को आपने कहा ये मेरी गाड़ी का मसला है और ये इश्यूज़ हैं इसमें, इंजन ठीक नहीं है, गियर ठीक नहीं है, ये ठीक करना है, कितने पैसे लोगे? वो बंदा कहता है कि मैं 100,000 रुपीज़ में आपको ये कर दूंगा। यू डोंट अग्री टू इट, यू डोंट डू एनी थिंग, यू डोंट प्रॉमिस कि हाँ कर दो। यू गो होम, यू कम, आप उसे कहते हो बस सिर्फ इंजन ऑयल फ़िलहाल चेंज कर दो या ब्रेकों का काम कर दो फ़िलहाल। You come back, he's changed the car engine, he's changed the car's gear, and now he's saying, pay me the money. That will not be sufficient consideration. क्योंकि उसने जो एक्शन किया है वो बिफोर द प्रॉमिस है। सो एक चीज़ इंटर हुई नहीं है तो आप उसे प्रॉमिस कैसे कर सकते हो और फिर उसे आप ऊपर पैसे भी मांग रहे हो? सो यू कांट डू दैट। So, for example, Ajay repairs Behar's car on 5th June. Behar promises to pay 250 on 15th June, 10 दिन बाद. Now, can he claim the money? No, because the promise was made after the action was done. So, you can't do that. So, past consideration cannot um, take place like this. Reeve McCardle, सबसे important case है. So Marjorie and her husband carried out improvements to a house. उन्होंने घर पे improvements की. After the improvements had been carried out, Marjorie's
got the husband sibling to agree to contribute to the costs. Question: was there a legally binding agreement in place so that the siblings were contractually obligated to contribute as agreed? No. The improvements were carried out before the siblings promised to contribute. एग्जाम्पल इसकी दे देता हूँ. आप अपने सिबलिंग्स को कहते हो कि लेट्स गेट दिस प्ले स्टेशन रिपेयर्ड, एंड उनसे पूछने से पहले ही आप खुद ही रिपेयर कराते हो. एंड देन जब आप रिपेयर करके घर ले आते हो प्ले स्टेशन, तो आप अपने भाई से पूछते हो, यार ये प्ले स्टेशन रिपेयर किया, इसके पैसे दो. ही इज़ नॉट बाउंड टू पे यू एनी मनी बिकॉज योर एक्शन वॉज इन द पास्ट. प्रॉमिस हुआ नहीं तो आप कैसे उससे पैसे मांग सकते हो. सो दैट्स द लॉ हियर. अच्छा जी. अब इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, एक थोड़ी सी इसमें एक लूप होल है, वो देख लेते हैं. पास कंसिडरेशन की भी फर्दर एक एक्सेप्शन है. वो ये है कि अगर पार्टी रिक्वेस्ट करती है एंड आप उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो एक्शन करते हो, देन यू कैन क्लेम. सो लेट्स से इफ़ योर ब्रदर सेज के ये प्ले स्टेशन जो है इसको ठीक करा लाओ. फिर आप जाते हो, ठीक कराते हो, वापस आते हो, आप उसे कहते हो मैं ठीक करा लाया हूँ, अब बताओ कितने पैसे दोगे. दैट्स फाइन बिकॉज इट वॉज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अदर पार्टी. लैम्पली वर्सेस ब्रेथवेट, इसका केस है. बी आस्क्ड ए टू सीक पार्डन फ्रॉम द किंग. ए मैनेज टू obtain द पार्डन एंड बी सब्सिक्वेंटली प्रॉमिस दैट ही वुड पे 100. तो बी कहता है ए को कि यार तुम किंग से पार्डन ले आओ. अगर ले आते हो तो आई विल गिव यू सम मनी. अग्री नहीं होता क्या मनी, जस्ट एज के यू डू दिस ऑन माई रिक्वेस्ट. ए पार्डन ले आता है, घर आता है, बी को कहता है मैं पार्डन ले आया किंग से, अब मुझे £100 पे करो. सो वेर एज ए ऑब्टेन द पार्डन बिफोर बीस प्रॉमिस, तो एक्शन से पहले £100 के प्रॉमिस से पहले ही वो जाके कर लेता है, लेकिन वो सफिशिएंट कंसिडरेशन क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर होती है. सो दैट्स वन एक्सेप्शन टू पास कंसिडरेशन. प्रॉब्लम क्वेश्चन जब आपके पास आएगा पास कंसिडरेशन का, तो आपने ये गौर से देख लेना है कि रिक्वेस्ट की गई थी या नहीं, या इट वॉज जस्ट completely आउट ऑफ द ब्लू. सो वन टिप और वन हैक दैट आई वुड गिव you here is कि in a question of past consideration you will look at कि जो consideration की एक्शन थी इन द पास्ट, वो completely आउट ऑफ द ब्लू थी या फिर वो किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर थी. अगर किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर थी तो वो कंसिडरेशन मानी जाएगी, अगर वो किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर नहीं थी तो वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी. परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक ड्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहता है, लॉ बहुत सिंपल है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक ड्यूटी, एक, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस टू यू आई विल आस्क यू अ वेरी सिंपल थिंग. एक पुलिस ऑफिसर जब एक इशारे पे खड़ा होता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, ही कंडक्ट्स द एंटायर ट्रैफिक. उसको उसकी सैलरी मिलती है उसको, लेट्स से ₹50,000. कैन ही वन डे से कि आज रश बहुत ज़्यादा थी सो पे मी एक्स्ट्रा? कैन ही डू दैट? नो, अनलेस ही इज ऑब्वियसली पुटिंग एक्स्ट्रा आवर्स, बट ही इज नॉट. इसी तरीके से जब आप एक एग्जिस्टिंग ड्यूटी, आपके ऊपर पहले से ही एक ड्यूटी है, पब्लिक ड्यूटी आप पहले से ही परफॉर्म कर रहे हो, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मांग सकते. दैट इज द द लॉ हेयर. नाउ कंसिडरेशन में इसकी क्या रोल होती है कि, फॉर एग्जांपल, एंड इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक ड्यूटी. लेट्स से लेट्स से टू पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. पार्टी उसे कहती है कि यार का मेरे लैपटॉप का स्पीकर ख़राब है, फिक्स द स्पीकर फॉर मी, राइट. दूसरी पार्टी उसे कहती है, रिपेयर वाला है, वो कहता है आई विल चार्ज यू 5,000 फॉर दिस. इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग दैट 5,000 रुपीज़ फॉर द स्पीकर, वो उसे कहते हैं कि, ही कॉल्स द गाय एंड ही सेज कि आपकी जो है स्पीकर तो मैंने रिपेयर कर दिया है, बट इसके अलावा इसके स्पीकर के नीचे एक फ्लूइड है वो भी ख़राब है, वो भी आप रिपेयर कर लें, राइट. नाउ एक्सक्यूज मी. नाउ इज कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था ₹5,000 फॉर द स्पीकर. ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए बयाना दिया दिया गया. अब आपने उससे एक एक्स्ट्रा एक्शन करवा रहे हो, राइट.
उसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा ये फ्लूइड जो इसके नीचे है वो भी ठीक करूंगा, पे मी 2000 एक्स्ट्रा फॉर दैट। वो उसे कहता है कि ठीक है, कर लो आप, 2000 एक्स्ट्रा पे करता हूँ। इज दैट कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग? इफ द पर्सन agrees to it, promises कि yes I will pay you the 2000, you promise to get that fixed, that's fine. लेट्स से आप 5000 के स्पीकर ठीक करते हो, साथ ही आप 2000 रुपये का जो फ्लूइड है वो बगैर उससे पूछे भी फिर ठीक कर देते हो, और कहते हो कि उसको सिर्फ फ़ोन पे इन्फॉर्म करते हो कि ये फ्लूइड है जो स्पीकर के नीचे है, ये भी ठीक होना मांगता है, एंड दैट्स इट। बाद में आकर कोर्ट में आप कहते हो कि हमारा जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था फॉर 5000 रुपीज़, ये तो लीगली बाइंडिंग था, लेकिन ये 2000 के ऊपर भी जो है ये भी लीगली बाइंडिंग है। तो कोर्ट कहेगी इसका बयाना। जवाब में उसके ये आ रहा है कि इसके बयाने, वो बंदा कहता है सर्विस प्रोवाइडर, वो कहता है ये बयाना इसका ये है कि मैं इसका ऑलरेडी ये काम कर रहा हूँ। सो द प्रोमिस आई एम मेकिंग फॉर द बयाना, एज अ बयाना, इज दैट आई एम ऑलरेडी परफॉर्मिंग अ ड्यूटी फॉर हिम। दिस इज द प्रॉमिस दैट ही इज मेकिंग। Is this sufficient or not? Let's see. Some individuals will, in some circumstances or as part of their job, be under an existing public duty to perform certain acts. For example, the police service is under a duty to protect the public by preventing crime. The general rule is performing or promising to perform an act that you are already under an existing duty to perform is not sufficient consideration for in return for B's promise. ये पुलिस वाली मिसाल हो गई। इसकी जो नेक्स्ट मिसाल है वो उस पर भी आ जाते हैं, बट लेट्स एड्रेस द पुलिस वाली मिसाल। पुलिस वाला ऑलरेडी इशारा देख रहा है, तो आप उसको उसी काम के पेमेंट नहीं दे सकते। गोल्ड कॉलेज वर्सेस गॉडफ्रो, ए हैड बिन प्रॉमिस मनी इन रिटर्न फॉर टेकिंग द टाइम टू गिव एविडेंस एट ट्रायल। ए ने प्रॉमिस किया पेमेंट करने का कि अगर तुम ट्रायल पे मेरे केस में अगर आए और एविडेंस दी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। A was under an existing duty to give evidence. In effect, agreeing to give evidence was not sufficient consideration in return for the promise of money. आपने ऑलरेडी, कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया है कि आपने अदालत आना है। अब आपको कोई और बंदा आके, पिटिशनर या जो जिसने केस हो रहा है वो भी कॉल करे, वो कहे अगर तुम केस के लिए आए तो मैं तुम्हें पे करूँगा, तो कोर्ट ने कहा कि वो पेमेंट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसने कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कोर्ट आना था। सो वाई आर यू पेइंग हिम फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पब्लिक ड्यूटी? सो इट वाज अग्रीड कि ये सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा जो आगे है सिंपलर कर देते हैं, बहुत सिंपल है। एक्सीडिंग द एग्जिस्टिंग ड्यूटी, इफ एन इंडिविजुअल गोज बियॉन्ड, एक्सीड्स द रेलेवेंट एग्जिस्टिंग ड्यूटी, दैट माइट बी कंसिडर्ड एज सफिशिएंट कंसिडरेशन। इसकी सिंपल मिसाल दे देता हूँ। अगर एक पुलिस ऑफिसर है, वो ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज कर रहा है, एंड उसी के वक्त वो देखता है कि यार एक और रोड पे जो उसकी डोमेन में नहीं है, उस रोड पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेलीगेशन आ रही है, और उसको ये पता है कि यार मैं इस वक्त यहाँ मेरा होना ज़रूरी है, किसी का यहाँ पुलिस ऑफिसर का होना यहाँ ज़रूरी है। वो जाता है उधर, अपनी ड्यूटी करता है, एक्सीडिंग ड्यूटी करता है जो उसकी ड्यूटी नहीं होती, लेकिन उसको पता है एक इमरजेंसी है, एंड इसमें यहाँ किसी का भी होना ज़्यादा ज़रूरी है। पैसों का या मेरा एक्सीडिंग माय वर्क का कोई इसमें मसला नहीं है, वो फिर बाद में देखेंगे। अगर तो वो अपनी ड्यूटी एक्सीड करता है इस सेंस में, दैट विल बी रिगार्डेड एज सफिशिएंट कंसिडरेशन। इसका एग्जांपल आप ग्लासब्रोक वर्सेस ग्लैमॉर्गन काउंटी काउंसिल में देख सकते हैं। You can also look at these other cases. This, by the way, if you're a football fan, I would encourage you to look at this. अच्छा जी, performance of existing contractual duty. Performing an existing contractual duty is not sufficient as consideration. इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। अच्छा, आप कहेंगे कि बी में और सी में क्या फ़र्क है? सो बी, सी और बी में क्या फ़र्क है? बी और सी में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि बी में एक पब्लिक ड्यूटी है, पुलिस ऑफिसर है, कोर्ट विटनेस है, बेलिफ है, जज है, इनकी ड्यूटीज़ हैं जो पब्लिक ड्यूटीज़ हैं जो सबको हेल्प आउट करते हैं। इसमें तो यह है कि अगर आप अपनी पब्लिक ड्यूटी को एक्सीड करेंगे तो आपको कंसिडरेशन
आपकी वैलिड होगी और आपको इसकी पेमेंट मिलेगी। राइट, अब आ जाते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी, ये प्राइवेट सिटीजन्स की बात हो रही है। So two parties have a contract in place and one of those parties is struggling to perform as initially agreed। इसकी हमने पहले भी मिसाल दी, एक और मिसाल मैंने बनाई है। पार्टी ए, वी विल रिपेयर बिफोर 20th अप्रैल, वी विल पे 120 इन रिटर्न। सो कॉन्ट्रैक्ट इंटर होता है फेबररी में कि हम 2 महीने के अंदर अंदर बिफोर द 20th अप्रैल आपका घर रिपेयर करेंगे। पार्टी बी कहती है कि ठीक है, आप रिपेयर करोगे तो मैं आपको 1,20,000 पाउंड दे दूंगी। पार्टी बी सेज मार्च 1 को, एग्जैक्टली 1 मंथ लेटर, पार्टी ए कहती है कि हम ये रिपेयर करने के लिए हमें एडिशनल इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे और हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। पार्टी बी कहती है ऑन 1 मार्च वी कैन पे 20 एक्स्ट्रा सो यू कैन रिपेयर द मशीन एज अग्रीड। वही मिसाल है जो पहले हमने देखी थी, जहाँ वो उसे कहता है कि आप 2 मिलियन है, आप 100,000 एक्स्ट्रा दे दें। वो 100,000 एक्स्ट्रा की प्रॉमिस की वजह से वो करता है एंड देन बाद में वो नामुकर हो जाते हैं, वो कहते हैं हम 100,000 नहीं देने लगे। सो नाउ वी आर आंसरिंग दैट क्वेश्चन है, वी कैन पे 20K एक्स्ट्रा सो यू कैन रिपेयर द मशीन एज अग्रीड। The general rule is performing or promising to perform an existing contractual duty is not sufficient consideration। तो इधर भी मेन रूल हमारे पास वही आ गया कि अगर आपकी पहले से एक ड्यूटी है तो एक्स्ट्रा जब तक आप नहीं करोगे तब तक हम आपको नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। अब आ जाते हैं स्टिल क्वेश्चन हमारे, द लैंडमार्क केस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट लॉ कंसिडरेशन टॉपिक। Contract to sail from London to the Baltic and back in return for £5। Some crew members deserted। So एक ऑर्डर मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला एक पार्टी को कि आप सेल करके शिप पे लंदन से बेल्टिक एक कंसाइनमेंट लाएं और इसके बदले हम आपको £5 देंगे। तो होता क्या है कि जो क्रू मेंबर है वो अग्री कर लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम £5 पे कर लेंगे। जब अग्री होता है, उस शिप सेल होने लगती है, तो कुछ क्रू मेंबर जो हैं वो भाग जाते हैं, जिन्होंने सेल करना होता है वो भाग जाते हैं। तो कैप्टन क्या करता है शिप का, वो कहता है कि यार अब मैंने ऑर्डर ले लिया, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं क्रू मेंबर्स हैं उन्हीं को पैसे ज़्यादा दे देता हूँ। कहता हूँ कि ठीक है, जो बच गए हैं उनकी पहले मैं 5,000 पे थी, ना आई पे यू गाइस ₹7,000 बट गेट मी दिस ऑर्डर कंप्लीटेड। उसको भी रीज़नेबल लगा क्योंकि पहले वो जिन जो लोग उसके क्रू मेंबर्स थे चले गए थे उनकी तो पेमेंट बच जाती है, तो वो उसकी पेमेंट इनको दे देता है। अग्री हो गई बात, क्रू शिप जो है वो पहुंच गई। अब जब हुई तो क्रू ने एक्स्ट्रा पैसे मांगे। क्या वो एक्स्ट्रा पैसे मांगने के हकदार थे? वो तो ऑलरेडी अपनी एक ड्यूटी कर रहे थे शिप को पहुंचाने की। राइट, सो द थिंग टू नोट हेयर इज कि दे वर ऑलरेडी अंडर अ ड्यूटी टू पहुंचा द शिप टू द डेस्टिनेशन। नाउ ही promised एक्स्ट्रा मनी। द क्वेश्चन was कि is the captain bound to pay this extra money because they were already doing performing an existing duty to reach, to help reach that ship to the destination। कोर्ट ने होल्ड किया द रिमेनिंग क्रू हैड नॉट प्रोवाइडेड सफिशिएंट कंसिडरेशन इन रिटर्न फॉर द कैप्टन्स प्रॉमिस एज दे merely परफॉर्म्ड एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्यों एक्स्ट्रा पे करोगे, वो ऑलरेडी उनकी ड्यूटी थी, सो यू डोंट हैव टू पे देम एक्स्ट्रा एनीथिंग। अब हमारे पास इसकी एक एक्सेप्शन आई, वो मैं पहले भी डिस्कस कर सकूँ, इट्स द सेम थिंग एज द पब्लिक ड्यूटी, कि अगर आप अपनी ड्यूटी से कुछ ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हो तब आपके लिए ये अलाउड है। सो द आर्ग्यूमेंट दैट कैन बी मेड हेयर इज के जो सेलर्स थे, पहले अगर लेट्स से 10 सेलर्स थे तो अब 5 रह गए हैं। सो इसका ये मतलब कि जो 5 रह गए हैं अब उनको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी, डबल फिजिकल स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, डबल टाइम लगेगा, डबल एफर्ट लगेगी टू help that ship reach its destination। So because of the extra effort they said कि हमें ज़्यादा पेमेंट के हम हकदार हैं। हार्टली वर्सेस पनॉसबी में एग्जैक्टली यही हुआ। अ ग्रेट नंबर ऑफ crew members deserted the ship। Now I'm telling you about a contrast between Still versus Myrick and Hartley versus Ponsonby। A great number of crew members deserted the ship।
द फ्यू रिमेनिंग क्रू मेंबर्स वर प्रॉमिस्ड एडिशनल मनी इफ दे completed द वॉयज। तो वही हुआ कि उसने कहा कि जो बच गए उनको मैं ओवर पे करता हूँ। हेल्ड द रिमेनिंग क्रू मेंबर्स हैड प्रोवाइडेड सफिशिएंट कंसिडरेशन एज दे एक्सीडेड देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी। अब सेम चीज़ है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल केस है, डिफरेंस किधर आता है? दिस वॉज बिकॉज इट वॉज मोर डेंजरस टू सेल बैक विद सो फ्यू मेंबर्स ऑफ क्रू। वॉइज थी, सो इट वुड बी डेंजरस फॉर देम कि हम वापस जाते, इसीलिए एक लाइफ थ्रेट थी, एक डेंजरस मूव थी टू गो बैक विद सच फ्यू क्रू मेंबर्स। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि यस गिव देम एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि ऑफ दैट डेंजर अटैच टू इट। सो कॉन्ट्रास्टिंग केसेस हैं। नाउ जस्ट अ क्विक टिप हेयर, व्हेन यू हैव केस जहाँ स्टिल्क वर्सेस मायरेक है और हार्टली वर्सेस पनॉसबी है, तो आपके पास दो वेरी सिमिलर केसेस हैं बट रिजल्ट्स आर डिफरेंट। सो यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज केसेस एंड देन टिल टूवर्ड्स वन जो जिसको आप फेवर करते हो। Landmark case of William versus Roffey brothers. The principle from William versus Roffey provides another qualification to the general rule. Some might say that the case redefines the general rule. The performance of an existing contractual duty can be sufficient as consideration if that performance confers a practical benefit on the other party. Practical benefit. The practical benefit test of Williams versus Roffey, 1991. बहुत सिंपल करता हूँ। कोर्ट ने ये बोला कि आप एक्स्ट्रा पेमेंट सिर्फ तब देंगे जब आपको उसकी प्रैक्टिकल बेनिफिट मिली हो, आपको कुछ एडिशनल फ़ायदा मिला हो। मिसाल ये देता हूँ, लेट से मैंने सेल एक कैप्टन को हायर किया शिप के, और उसे कहा कि यार तुम अपने 10 बंदे आपने रखो और मुझे ये लेट से फ़ोन चार्जर्स पहुंचाओ विद इन द नेक्स्ट 3 days, राइट? एंड द रीज़न वाई आई से दिस इस के 3 days के बाद फोर्थ डे पर मैंने ये आगे किसी और को चार्जर्स देने हैं, राइट? तो मेरी एक एडिशनल लाइबिलिटी के 3 दिन में मुझे मिले और चौथे दिन में आगे जाएंगे। तो बात कहने की ये है कि क्या मुझे इस उसके ये 3 दिन में पहुंचाने से एक फ़ायदा मिल रहा है? यस, वो तो बातें हैं। अब लेट से कि उनके क्रू मेंबर से 5 सेलर्स जो हैं वो भाग जाते हैं, क्रू मेंबर्स भाग जाते हैं। अब वो बंदे कहते हैं कि हम हाफ वे थ्रू द शिप हैं, और या लेट्स से भी हमने शिप पे सेल करना शुरू ही किया था, तो हमारे आधे से ज़्यादा मेंबर्स भाग गए, क्या करें? और द ओनली वे वी कैन डू दिस इन 3 days इज़ इफ़ वी ओवर पे आर करंट स्टाफ। एंड इसके लिए पहले हमारी बात हुई थी 10,000 पाउंड्स में, अब आप मुझे देंगे 15,000 पाउंड्स। मेरे लिए तो वी अग्रीड अ 10,000 पाउंड प्राइस, सो आई शुड बी पेइंग द 10,000 पाउंड्स। बट नो, द पर्सन सेड, कोर्ट ने ये होल्ड किया कि आपको एक प्रैक्टिकल बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इसको ये 5,000 दें। प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है कि अगर आपने इसको ये 5,000 नहीं दिया तो आपका कंसाइनमेंट, जो आपने आगे चार्जेस देने हैं, वो भी डील ब्रेक होगी, एंड देन लॉन्ग टर्म में वो डील आपको डिसएडवांटेज देगी। सो इफ़ अ पार्टी इज़ आस्किंग फॉर मोर मनी एंड इज़ गिविंग यू प्रैक्टिकल बेनिफिट, तो आप उसको पेमेंट दें। So very quickly, William versus Roffey. D had contracted with the housing association to refurbish some flats. D had contracted with C, whereby D promised 20K in return for C's promise to carry out some carpentry work. D और C के बीच में प्रॉमिस था। D ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक हाउसिंग एसोसिएशन के साथ कि कुछ फ्लैट्स हैं इनको रिफर्बिश कर दो। डी के कॉन्ट्रैक्ट हुआ सी से, 20,000 उसने पे उसे किया, सो फॉर द कारपेंट्री वर्क। अब डी का कॉन्ट्रैक्ट हाउस एसोसिएशन के साथ अलग है, डी का कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ अलग है। सी इज़ द कारपेंटर इन दिस सिचुएशन। सी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई और वो 20,000 के अंदर अंदर नहीं कारपेंट्री वर्क कर सका। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डी एंड द हाउसिंग एसोसिएशन इंक्लूडेड अ पेनल्टी क्लॉज। D promised an additional 575 for each flat in which the carpentry work was completed. तो D ने क्या किया, C को एडिशनल 575 पाउंड्स दिए। अब D को प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या मिल रहा है? वो ये मिल रहा है कि उसने आगे हाउसिंग एसोसिएशन के साथ डील की हुई है, अगर ये कारपेंट्री वर्क ना पूरा हुआ तो उसकी उस डील पे फ़र्क पड़ेगा, वो हाउस एसोसिएशन की डील पे फ़र्क पड़ेगा, विच मीन्स के दे हैव टू
बाय ऑल मीन्स इसको उन्होंने पूरा करना है। सो एडिशनल £575 फॉर ईच फ्लैट उन्होंने पे किया। सी कंप्लीटेड 8 more flats एंड देन सॉट टू रिकवर द एडिशनल मनी। तो क्या हुआ कि एडिशनल मनी की 8 फ्लैट £575 पे हुए। उसने उसे कहा कि आप मुझे ये £575 एडिशनल पे करो, बिकॉज मैंने बिकॉज वी एग्रीड। कोर्ट ने वही होल्ड किया। उसने कहा कि हाउसिंग एसोसिएशन वाला मैटर इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये 575 पे करके इसको हाउसिंग एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन इंटैक्ट रहती है तो ये प्रैक्टिकल बेनिफिट है। और अब जब प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। सो इन एसेंस इफ आई सम ऑल ऑफ दिस अप, if the party is getting a practical benefit out of the already existing contract, then that under the Williams versus Rafe exception will uh, continue, and that will be allowed as sufficient consideration. अब विलियम्स वर्सेस रॉफे, स्टिल्क वर्सेस मायरिक, दो डिफरेंट डिसीजन हैं। स्टिल्क वर्सेस मायरिक, आई रिमाइंड यू अगेन, वाज द केस जहां सेलर को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दी गई थी। क्रू मेंबर्स भाग गए थे, जो रिमेनिंग थे उनको पेमेंट नहीं दी गई थी। विलियम वर्सेस रॉफे में एडिशनल वर्क के लिए £575 दिए गए थे। अब कौन ठीक है इसमें? इस हिसाब से तो देखा जाए तो वो जो स्टिल्क वर्सेस मायरिक है उसमें भी एडिशनल वर्क था, क्रू मेंबर्स कम थे, उन्होंने उसको डेस्टिनेशन में पहुंचाया, तो उसको भी अम, वो था, प्रैक्टिकल बेनिफिट था। अब डेफिनेशन एक इसकी सॉरी डिस्टिंक्शन इसकी जो मैं, द रीज़न वाई आई वांट टू दिस इज वेयर माई एक्सपर्टीज लाइज, इन एनी क्वेश्चन दैट हैज स्टिल्क वर्सेस मायरिक एंड विलियम वर्सेस रॉफे ब्रदर्स, आपने की डिस्टिंक्शन देखनी है। द कैप्टन इन स्टिल्क वर्सेस मायरिक वॉज रिक्वायर्ड टू रिलाई ऑन द रिमेनिंग क्रू मेंबर्स, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इन कॉन्ट्रास्ट विलियम वर्सेस रॉफे में वो तो रियलिस्टिकली कोई और भी कारपेंटर ढूंढ सकता था। सो इन एसेंस, अगर आज स्टिल्क वर्सेस मायरिक, एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, इफ आज स्टिल्क वर्सेस मायरिक डिसाइड होगा तो वो विलियम्स वर्सेस रॉफे की एक्सेप्शन में फॉल करेगा और प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा। सो यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड फॉर योर एग्जाम्स। अब व्हेन माइट द विलियम वर्सेस रॉफे नॉट अप्लाई? फोर सिचुएशन। अब एक्सेप्शन तो हमने देख ली कि जहाँ प्राइवेट प्रैक्टिकल बेनिफिट हो रहा है तब। अब कब नहीं होगा अप्लाई, प्रैक्टिकल बेनिफिट कब नहीं माना जाएगा? एक, 20 प्रॉमिस कि आपने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट की प्रॉमिस थ्रेटन करके किया कि तुम मुझे ये £575 एक्स्ट्रा दो वरना जो फ्लैट बचा ये भी तोड़ दूंगा। इट्स अ थ्रेट, इकोनॉमिक थ्रेट है। तो आपने उस थ्रेट में किया तो नहीं, फिर आप 575 नहीं क्लेम कर सकते। सेकंड, जहां वो अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन के ऊपर पैसे मांग रहा है, वो दैट गोज विदाउट सेइंग। थर्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गुड्स सर्विसेज का नहीं है, इट्स ऑफ पार्ट पेमेंट और डेट, वील जस्ट कम टू दैट शॉर्टली। एंड देन लास्ट वन इज कि जहां उसको प्रैक्टिकल बेनिफिट ना हो। द लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इन दिस टॉपिक इज पार्ट पेमेंट्स और डेट। फर्ज करें आपने £1,000 का लोन लिया, डेट लिया आपने, और आपसे वो पेमेंट ना हो पाई, यू कुडंट पे बैक द 100,000 द £1,000। आप क्या करते हैं कि जिस डेट को आपने उसे पे करना था वापस, वो उस आप पे नहीं कर पाए, तो आप उसे कहते हो कि यू नो वट, आई कांट पे यू द 10,000, मेरे पास है ही नहीं पैसे, मैं द 1,000, अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, आप मुझसे ये £300 ले लो, एंड मेरी जो £700 रह गए हैं उनको फॉरगो कर दो। राइट, दैट्स द सिचुएशन। अब क्या ये 300 सफिशेंट है? नहीं, ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग। 1,000 की थी तो 1,000 दोगे, 1,000 नहीं है तो ये मैं अग्री नहीं करूँगा। हाँ, दो सिचुएशंस में आपके वो ₹1,000 भी, £300 जो आप पे कर रहे हो वो भी सफाइस करेगा। वन, द डेटर अग्रीज टू पे अर्ली देन इनिशियली अग्रीड। सो लेट से आप £1,000 लेते हो ऑन 1 जनवरी एंड यू हैव टू रिटर्न इट ऑन लेट से 31 December, 12 months later। आप क्या करते हो?
3 मंथ्स में, सो इन मार्च आप उसे कहते हो कि यार मैंने तुमसे 10,000 पाउंड लिए, मैं तुम्हें आज 9 मंथ्स प्रायर टू द अग्री डेट 8,000 पाउंड देता हूँ, मेरी पूरी डेट फॉरगो कर दो। दैट विल बी अलाउड, क्योंकि पहली बात अग्रीड था, सेकंड डेट की डेट से पहले था, सो दैट विल काउंट एज ह्यूज बेनिफिट टू द पर्सन। अगेन इट हैज़ टू बी अग्रीड फर्स्ट। सेकंड, द डेटर प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज रादर देन मनी इन रिटर्न ऑफ द क्रेडिटर्स प्रॉमिस। तो वो उसे क्या कहता है कि यार 10,000 पाउंड तो मैं तुम्हारे नहीं वापस कर सकता, 3,000 पाउंड मैं तुम्हें दे देता हूँ, बाकी 7,000 पाउंड की मैं तुम्हें फ्री लीगल एडवाइजरी दूंगा, 7,000 पाउंड्स के इक्विवेलेंट। तो उस सूरत में भी आपकी डेट जो है फोरगो हो सकती है। सो दैट्स कंसिडरेशन फॉर यू। स्टडी हार्ड गाइस, inshallah we will move on to the next um, topic very soon. Intention to create legal relations. You've come this far, that's great. Just stick with me, follow the lectures. Again, 14 days and you will pass your exams. This is all you need to know. These lectures, this lecture in itself is all you need to know. This slide is all you need to know for you to pass your examinations. Study hard, guys. Take care. Bye bye.